हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो देखो, हमने जैसे वादा किया था आपको कि ट्यूसडे के दिन आपको एबीटीए सॉल्व कराया जाएगा फिजिकल साइंस का, बट नहीं करा पाए। और उसका एक ही रीज़न है, वो है मेरी तबीयत, जो कि सही बिल्कुल भी नहीं है। सर्दी और खांसी दोनों हो गई है, वो भी बहुत ही ज़ोरदार की। मेरी आवाज़ सुन के आपको समझ में आ ही रहा होगा, आवाज़ काफ़ी बैठ गई है, सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। और प्लस खांसी इतनी ज़्यादा है कि बोलने में उसकी वजह कर बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है बीच बीच में। और सर्दी से आपको कभी कभी मेरी नाक की जो आवाज़ है वो भी सुनाई दे सकती है। सो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। कोशिश करता हूँ 3 जो सेट्स हैं हमारे फिजिकल साइंस में आज के, क्योंकि एबीटी में मुझे 3 ही सेट्स मिले हैं जो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में है, बाकी हिंदी लैंग्वेजेस में है और बंगाली में तो बहुत सारे हैं। सो फिलहाल हम लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज में है उसको ही करेंगे, ठीक है। सो आइए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है वो। सो सबसे पहला हमारा पेज नंबर 39 में, ये क्या हो गया, हटाओ इसको, 1 मिनट, हट जा भाई, हाँ हट गया। तो सबसे पहला हमारा पेज नंबर 39 में है, इंग्लिश का एक सेट, इंग्लिश वर्जन में है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि तीनों सेट्स का जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व कर लेते हैं, देन हम लोग आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द मेन कंपोनेंट ऑफ ए बायोगैस इज। बायोगैस का मेन कंपोनेंट कौन है? देखो, बायोगैस में मीथेन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन हाँ थोड़ा बहुत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। लेकिन मेन अगर हम बात करते हैं, जैसे 50 to 75% की क्वांटिटी में हमारा मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए मेन कंपोनेंट जो हुआ उसका मीथेन हुआ। सो इसको आप मार्क डाउन कर लीजिए। सबसे पहला जो आंसर है वो आपका है मीथेन। वाह, रेज़र बहुत ही छोटा है बेचारों का, इसको हम लोग एक बार में ही हटा देते हैं। चलो हटाओ, ये हट गया, हाँ ठीक है। सो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हमें कुछ यूँ बोला गया है, इफ़ मीन स्पीड एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस आर सी एंड टी रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ये वाली चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी है, केटीजी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमने पढ़ा था बिहेवियर ऑफ गैस वाले चैप्टर में। सो उसमें ये मैंने पढ़ा दिया है आपको, आप वो लेक्चर देख सकते हो, उसमें आई थिंक होगा, जिसका आंसर होता है ये, मीन स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो ये आंसर आप टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया इनका, ठीक है। दिन आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है आपको, बोला 60 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर वॉल्यूम। सो उसका मोलिक्यूलर वेट क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बनेगा एसटीपी वाले कंसेप्ट से, ठीक है। अब एसटीपी के कंसेप्ट से कैसे बनेगा? आपको पता है कि एट एसटीपी किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। एसटीपी पर 22.4 लीटर का मतलब हुआ, मतलब 1 मोल, एसटीपी पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। अब 1 मोल बोलने का मतलब क्या है? 1 मोल बोलने का मतलब है मोलिक्यूलर वेट, उस एलिमेंट का जो मोलिक्यूलर वेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसा ऑक्सीजन का मोलिक्यूलर वेट हो गया 16, तो ऑक्सीजन का 1 मोल यानी कि 16 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर है। सो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई गैस का नाम तो नहीं दिया गया है, बट इतना हम ज़रूर जानते हैं कि जो भी ये गैस है उसका 1 मोल का 22.4 लीटर तो होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक्चुअली आपको दिखा देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे किया है मैंने, ठीक है, क्योंकि अगर अभी ये करते तो काफ़ी। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि एट एसटीपी पर आपका 1 मोल ऑफ एवरी गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। 1 मोल मतलब मोलिकुलर वेट, तो 5.6 लीटर ऑक्यूपाइड कितना कर रहा है, 60 ग्राम ऑफ गैस। तो 22.4 लीटर जो है वो कितना ऑक्यूपाई करेगा आपका, ये हमने यूनिटरी मीटर से निकाला है, 60 डिवाइड, ये आप कर सकते हो इसलिए 240 ग्राम आएगा। अब 22.4 लीटर में हमारा इतना है, सो 1 मोल 22.4 लीटर का मतलब क्या हो गया, 1 मोल। सो 1 मोल गैस का जो आपका ये है, 1 मोल गैस का वेट कितना आ गया, 240 ग्राम, डेट इज़ मोलिकुलर वेट वही है, वही तो पता करना था, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ईजिली ले लीजिए आप। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला जो क्वेश्चन है, स्टील स्केल
measures length correctly at 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. इफ़ इट इज़ यूज्ड एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड द मेजर्ड लेंथ विल बी. ठीक है, एक स्टील का आपके पास स्केल है, ये लीनियर स्केल ही मान लो, इसका 20 डिग्री टेम्परेचर पर इससे लेंथ मेज़र किया गया तो करेक्टली लेंथ मेज़र हुआ. अब बात यहाँ पर है कि इसका बढ़ा दिया गया टेम्परेचर 20 से बढ़ा कर कितना कर दिया गया, 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया. सो अब ये बता रहा है कि अब ये जो लेंथ मेज़र करेगा कितना करेगा, सेम करेगा या ग्रेटर या लेस या फिर ग्रेटर और लेस बोथ. सो ये जो क्वेश्चन है ये थर्मल फिनोमेना से है. यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन होगा. हमें पता है कि अगर कोई भी सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है. ये लीनियर एक्सपेंशन इसमें होगा तो लेंथ इसका क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा. सो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर 20 डिग्री पे वो लेंथ करेक्टली मेज़र कर रहा था, 35 डिग्री पर उससे ज़्यादा लेंथ मेज़र करेगा क्योंकि ये क्या है, इंक्रीज़ कर जाएगा. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो आंसर होगा, यानी कि ग्रेटर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए प्रिज्म इज इंक्रीज्ड द एंगल, हाँ, इफ़ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज इंक्रीज द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी. ये भी हमारा इंक्रीज़ करता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है. अगर एंगल ऑफ ये हमारा इंक्रीज़ करेगा प्रिज्म, सो एंगल ऑफ डेविएशन भी हमारा इंक्रीज़ करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग. देखो कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ दोनों पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे ऑप्शंस में दोनों है तो आपको वेवलेंथ मार के आना है एग्जाम में, फ्रीक्वेंसी नहीं. ठीक है, दोनों ही ऑप्शन से दोनों पे ही डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों पे ही कलर का जो लाइट वो डिपेंड करता है, बट जो मेन फैक्टर उसमें आता है वेवलेंथ आता है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, एन नंबर्स ऑफ वायर विथ रेजिस्टेंस आर ईच आर कनेक्टेड पैरेलल. ये तो आपको इजीली पता होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना है, ऑप्शन डी होगा, R/N. ये तो बच्चा वाला सवाल है. आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फिक्स्ड फॉर द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में से कौन सा फिक्स्ड होता है. सो पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है. आपको पता है घर में जो हमारी सप्लायर आती है, करंट हम लोग फिक्स नहीं कर सकते भाई, करंट सबको अलग अलग ज़रूरत है. रेजिस्टेंस भी फिक्स नहीं कर सकते, डिपेंड अपॉन हमारे क्या क्या इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उस पर हमारा रेजिस्टेंस डिफर करता है. इलेक्ट्रिक पावर भी हम लोग फिक्स नहीं कर सकते, बट पोटेंशियल डिफरेंस सभी का फिक्स होता है 200, जो कि कितना होता है 220 वोल्ट का. ठीक है, क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, विच ऑफ द फ्लोइंग रे हैज़ हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर. तो ये तो मैंने पढ़ाया रेडियो एक्टिविटी में, जो कि गामा रे का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट गिवन बिलो. यहाँ पे जो क्वेश्चन सेट किया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेला है. देखो क्या खेला उन्होंने, खेला यहाँ पर जो मामला है क्वेश्चन का वो कुछ इस प्रकार से है कि भाई यहाँ पर जो ये आदमी आपको दिख रहे हैं, 1 मिनट, मार्कर कहाँ गया, हाँ देखिए, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम, ये आपका पहला ग्रुप का तीनों एलिमेंट आता है. तो डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे सो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा. तो इसमें ये क्लियर है कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस रुबिडियम का होगा. रुबिडियम के बाद किसका होना है, पोटाशियम का, उसके बाद सोडियम का. लेकिन मैग्नीशियम जो इन ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, मैग्नीशियम जो है वो आपका सेकेंड ग्रुप पे है. ठीक है, ये पहला ग्रुप था, आप सेकंड ग्रुप में आओगे तो सेकंड ग्रुप में यहाँ सोडियम के बगल में आपको मैग्नीशियम मिलेगा. सो इसको अलाउंग द पीरियड पे आप मान सकते हो ऐसे, यानी कि अगर आप पीरियड में आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो छोटा होता है. तो उस सेंस में सोडियम हमारा बड़ा हो गया, मैग्नीशियम छोटा हो गया. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे बड़ा रुबिडियम है, उसके बाद हमारे पास ये है आपका पोटाशियम. ठीक है, हाँ देखो, सबसे बड़ा रुबिडियम, उसके बाद पोटाशियम, देन सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम सबसे छोटा हुआ. तो ये जो पहला ऑप्शन है वही हमारा सोडियम सबसे बड़ा, उसके बाद पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर लास्ट में हो गया मैग्नीशियम. ओके, चलो इसको उतारो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं अपना. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेम्परेचर राइजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेस. टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपका क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, क्या होगा. यहाँ पर रिलेशन सिंपल, इंक्रीज़ होगा. अगर देखो हम लोग टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयन्स जो आपके बनते हैं, आयन्स का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि वो क्वांटिटी उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है. जितना ज़्यादा फ्री आयन्स होगा उतना ही ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे. इसलिए सिंपल लॉजिक, अगर टेम्परेचर बढ़ता है सो आपका क्या होगा, ये इंक्रीज़ करेगा. सो ऑप्शन हमारा बी हो गया इसमें, जल्दी कीजिए. ठीक है, से विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड नेशनल रिएजेंट से रिएक्ट करके, नेशनल रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करके हमारा ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है आपको. सो इसका आंसर सिंपली अमोनिया होता है, याद कर लो, बहुत फेमस क्वेश्चन है. इसके ये क्वेश्चन आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर कैन बी सब्सटीट्यूटेड इन कॉपर सल्फेट. सो
कॉपर कैन बी सब, मतलब कॉपर सल्फेट में हम लोग कॉपर की जगह पर और क्या ले सकते हैं, ठीक है। क्या हम लोग वहाँ पे Au यानी कि गोल्ड ले सकते हैं, क्या हम लोग सिल्वर यूज़ कर सकते हैं, मर्क्यूरी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये यूज़ कर सकते हैं, बताओ तो क्या यूज़ कर सकते हैं। सो इसका आंसर सोच लिया आपने। इसका आंसर सिंपली देखो, कॉपर सल्फेट में आयरन इसको रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि आयरन जो है यानी कि Fe वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बाकी ये जो दोनों आदमी है ये काफ़ी लेस रिएक्टिव है, और मर्क्यूरी का तो खैर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ही नहीं। सो यहाँ पर हमारा कॉपर सल्फेट की जगह पर FeSO4 हो सकता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 3 कार्बन कंटेनिंग अल्काइन कंपाउंड। अब देखो, अल्काइन कंपाउंड हम लोग उसको बोलते हैं जिससे हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो यहाँ पर मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 3 कार्बन बनाते हैं। आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, 4 वैलेंसी होती है। ओके चलो अच्छी बात है, 4 है। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि भाई हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड तो एक जगह पे होना चाहिए। सो हम लोग ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर हम लोग 3 बॉन्ड बनाते हैं, और एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग इस बॉन्ड को हटा देते हैं। ये वाला बॉन्ड हमारा हट गया, ये वाला बॉन्ड भी हट गया, इसका ये हटा दो, इसका ये हटा दो, ठीक है। तो ये दो कार्बन थे हमारे, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। एक एक बचा है, तो जहाँ पे बचा है उसको हम लोग देंगे हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन वहाँ चला गया, और इस वाले कार्बन का तो जो बचा था वो यहाँ चला गया। सो इसका 3 हाथ खाली है, इसके तीनों हाथ में हाइड्रोजन दे दो। आप ही काउंट कर लो, टोटल हाइड्रोजन हो रहे हैं 4। सो अगर ऐसा कोई अल्काइन कंपाउंड है जिसके पास 3 कार्बन, तो अब हाइड्रोजन कितना होगा, 4 होगा। आप इसको आंसर टिक कर लो। देखो लेक्चर लंबा जा रहा है क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप बोलो सिर्फ आंसर बताना है तो उसमें टाइम लगेगा नहीं, 2 से 3 मिनट में सारा ख़त्म हो जाएगा। अगर समझना है तो थोड़ा टाइम देना होगा आपको अपने तरफ से भी, क्योंकि एग्जाम्स में देने कि यही क्वेश्चन है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। ओके चलिए देखते हैं हम लोग आगे अपने क्वेश्चन को। आगे बोल रहा विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज़ द कोल्डेस्ट वन। तो इसका आंसर आप सिंपली लिख लो मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर सबसे ठंडा होता है। राइट 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है। देन आपको, या फिर राइट द फॉर्मूला ऑफ मीथेन हाइड्राइड। चलो इन सारे क्वेश्चन में 1 मिनट आपको देता हूँ, जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका। सो किया आप लोगों ने, देखो सिंपल है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आइडियल फ्यूल का लिखने बोला है तो आप सिंपल लिखो कि आइडियल फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बस सिंपल सा आंसर है, ठीक है। देन उसके बाद बोला राइट फार्मूला ऑफ मीथेन हाइड्राइड। जो फार्मूला होता है मीथेन हाइड्रेट का वो होता है CH4.NH2O, ठीक है, CH4.NH2O नोट डाउन कर लो। यही होता है आपका फार्मूला मीथेन हाइड्रेट का। हो गया, हटाओ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बोला रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एट इट्स हाई वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। नो, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमें पता है कि आइडियल गैस, रियल गैस जो है, रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस एट हाई वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये तो होता नहीं है भाई। रियल गैस जो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करता है, जब बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो और प्रेशर क्या हो, बहुत ही ज़्यादा लो हो। वहाँ पे वॉल्यूम का कोई सीन है ही नहीं। एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। ये नोट डाउन कर लो, ये मैंने आपको सजेशंस वाले लेक्चर में ही बताया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। देन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 22.4 मोल ऑफ ए गैस। कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, सिंपल आंसर है 6.022 इंटू 10⁻²2, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा आंसर, ख़त्म। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोएफिशिएंट एंड प्रेशर कोएफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस इज ग्रेटर देन 1। ये हमारा होगा फॉल्स, क्योंकि आइडियल गैस का जो वॉल्यूम कोएफिशिएंट और प्रेशर कोएफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो वो हो ही नहीं सकता, तो फॉल्स हो गया। दूसरा क्वेश्चन, स्टेट वेदर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज विद टेम्परेचर। सो इसका आंसर सिंपल होगा इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच लेंस कैन बी यूज बाय मायोपिक पेशेंट। तो मायोपिक पेशेंट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। देन लाइट एंटर्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, विल इट्स स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज। लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई है तो उसका स्पीड क्या डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। डेंसर मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा घना, उससे रेयर में गया मतलब उसको अब जगह पूरा मिलेगा
खुलने के लिए। तो अब खाली जगह में गया तो जाहिर सा बात है स्पीड क्या होगा, इंक्रीज़ ही करेगा। और क्या, डेंसर एरिया में जाएगा तो स्पीड हमारा इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ये बार बार कहाँ चला जा रहा है, इंक्रीज़ करेगा। राइट अ वे बाय विच द रोटेशन ऑफ बार्लोस व्हील कैन बी रिवर्स्ड। कैसे हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो सिंपल सा लॉजिक रिवर्स करने का, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा उसको रिवर्स कर देंगे। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया नहीं इस टॉपिक को अभी। सो मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप रिवर्स कर दोगे सो बार्लोस व्हील का जो रोटेशन उसको आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, तो बैरियम मिलता है, दूसरा अपने को क्रिप्टन मिलता है। इसका हमारा 3692 एटॉमिक नंबर, 92 एटॉमिक मास। ये दूसरा एलिमेंट है क्रिप्टन, Kr। ठीक है, लिख लो, दूसरा यही मिलता है। और साथ में 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द रेडियो एक्टिव, इनमें से रेडियो एक्टिव कौन है, C614 या फिर C612। तो देखो रेडियो एक्टिव की अगर हम बात करें तो C614 जो है ये हमारा रेडियो एक्टिव है, C612 हमारा रेडियो एक्टिव नहीं है। उम्मीद है याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे इसको निपटाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है वन एलिमेंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। सो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हमारा सिलिकन, मार लो उसको, पहला का आंसर हो गया सिलिकन। ठीक है, पहला का आंसर सिलिकन। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ब्रोंज, वो टीन होता है, एलिमेंट्स ब्रोंज में जो प्रेजेंट वो टीन है। और ये हो गया वह एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड शॉर्ट पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड, उसका आंसर कैल्शियम ही है, सामने सामने लिखा गया। देन वन निक्टोजन एलिमेंट, तो निक्टोजन एलिमेंट हो गया हमारा आर्सेनिक, AS। ओके, उम्मीद है क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपाउंड हैविंग ए डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड का बहुत सारे एग्जांपल है भाई कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड किसके पास पाया जाता है। आप O2 ही लिख दो, ऑक्सीजन O2 जो है ऑक्सीजन गैस, उसके पास डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। सो एक सिंपल सा एग्जांपल है, लिख दो। इन इलेक्ट्रोलिसिस विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस ऑकर्स एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा रिएक्ट। सो देखो कैथोड हमारा क्या होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जब ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसके पास जाएगा कौन, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज वाला आदमी जाएगा कैथोड के पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा। M+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जाएगा भैया इसके पास, कैथोड के पास, तो ये रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड। तो पोटाशियम ऑरोसाइनाइड हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। पोटाशियम ऑरोसाइनाइड इसका नाम है। नेम अ मेटल दैट इज फाउंड इन एनोड मड, एनोड। सो बिटवीन P2O5 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 विच विल बी एक्सेप्टेड फॉर ड्राइंग ऑफ H2S। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, काफ़ी बड़ा हो जाता है, बट इसका आंसर P2O5। इनऑर्गेनिक जब पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा कि H2SO4 को क्यों नहीं यूज़ करते हैं H2S के ड्राइंग एजेंट के तौर पर, बट P2O5 को यूज़ किया जाता है। ये आपका आंसर है, नोट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है डैश गैस इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग मेटालिक रेडिकल इन लेबोरेटरी। 2 गैस यूज़ करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी यूज़ करते हैं। आप मोस्टली H2S ले लो, अगर एग्जाम में सवाल आता है तो आप हाइड्रोजन सल्फाइड लिख के आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, राइट वन यूज़ ऑफ यूरिया। भाई यूरिया तो एज हम लोग क्या बोलो उसको खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर राइट द IUPAC नेम ऑफ इसका। देखो ये तो जो क्वेश्चन IUPAC नेम, इसके लिए तो आपको पूरा रूल सीखना होगा, बट यहाँ पे 3 कार्बन है चूँकि, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रॉप वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉप हो गया, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग ANE यूज़ करते हैं, प्रोपेन हो गया। और चूँकि लास्ट में OH एक अल्कोहल ग्रुप है तो उसके लिए हम लोग OL यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर E लास्ट में होगा और O भी है, तो 2 हम लोग लिखते नहीं हैं, 2 वॉवेल्स एक साथ, इसलिए E को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे OL। सो इस कंपाउंड का नाम होगा प्रोपानोल, ये आप लिख लो, ये जो है इसका नाम होगा प्रोपानोल। देन आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा किस तरीके से नाम लिखा जाता है। देन आगे व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक वेट बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस ऑफ ए होमोलोगस सीरीज। इसका आंसर दिखा दे रहा हूँ, आप चेक कर लो, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ विनीगर। विनीगर का मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। सो इसका मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथेनोइक एसिड, प्लीज़ नोट डाउन इट। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके शुरू हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को हम अपने लॉन्ग वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं फेस टू फेस आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके समझने वाले क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल्स भी जो बनाना होगा, जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बना पाऊँगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी उसमें। सो बेटर है कि अभी यहाँ तक हम लोग इसको रहने देते हैं जहाँ तक हो गया। देन इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने सेकेंड सेट में, देखते हैं सेकेंड सेट में क्या है। ओके, मूव ऑन।
देखो सेकंड सेट में पहला क्वेश्चन वही, विच इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ए बायोगैस। यहाँ पे फार्मूला दिया है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CH4 मतलब CH4 मीथेन है, तो मीथेन ही आंसर होगा। पिछला सेट में भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट STP 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई, तो 22.4 लीटर किसके जरिए ऑक्यूपाइड होगा। तो आपको पता है कि 1 मोल किसी भी गैस का जो है STP पर 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। सो यहाँ पे हमें देखना होगा कि 1 मोल किसका है, वो कैसे पता चलेगा, अपने को मोलिकुलर वेट निकालना होगा। यहाँ पे आंसर आपको शायद दिख गया होगा, बहुत सारे बच्चों ने देख लिया होगा कि आंसर क्या है। यहाँ पर 60 ग्राम O2 आपको पता है, बोलो आंसर यही होगा कि नहीं, बोलो। होना ही है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो 8 होता है, 2 ऑक्सीजन है मतलब 16 ग्राम। सो ऑक्सीजन ही यहाँ पर है, बाकी किसी को आपको देखने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑक्सीजन। आगे आते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 32, व्हाट इज इट मोलिकुलर वेट्स। अब आप में से बहुत किसी को रिलेशन अगर याद है, ये मैंने कराया ऑलरेडी, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। सो मोलिकुलर यहाँ पे वेपर डेंसिटी कितना दिया गया है, वेपर डेंसिटी आपको 32 दी गई है, मोलिकुलर वेट निकालना है। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोलिकुलर वेट। सो 32 का हाफ कर दो, आंसर कितना होगा 16। मैंने गलती से 64 मार रखा है, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा, आंसर होगा 16 ग्राम। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आर एसोसिएटेड विद सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस में 3 एक्सपेंशन होता है, लीनियर हो गया, सरफेशियल हो गया और वॉल्यूमेट्रिक हो गया। तो आंसर क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर C। ओके, द वेवलेंथ ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाईएस्ट। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बहुत ईजी है, मैं बताऊँगा नहीं, सारे सवाल मैं ही करूँ, तुम भी करो कुछ। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो क्या होगा, बहुत इजी है, इस चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल टू रिमूव द एरर ऑफ मायोपिया। ये मैंने पिछले ही सेट में बताया, पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ टिक आउट नहीं किया, ये आप करो। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, सो ये आपका आंसर होगा V इज इक्वल टू IR। मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है ओम्स लॉ का, वो V इज इक्वल टू IR होता है। क्लियर। लेंस लॉ डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग, सो लेंस लॉ डिपेंड करता है कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी पर, ऑप्शन नंबर C। फेल्मिंग्स राइट हैंड रूल, ओह सॉरी, क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से स्टार्ट है ना। एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हमारा एक बीटा पार्टिकल निकल गया। तो बीटा पार्टिकल निकलने का मतलब क्या, एक न्यूट्रॉन निकलता है, और आपको पता है कि न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो 0 है, बट मास है उसके पास 1। ठीक है, एक मास है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, उल्टा लिख दिया था मैंने। ठीक है, 1 है और ये 0 है। तो अगर एक निकला है तो क्या होगा, एक निकलने से, इसमें एक निकलने से ये होगा भैया, एटॉमिक नंबर में तो कोई चेंज आएगा नहीं, बट मास नंबर जो है वो 1 डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि वही निकला वहाँ से। तो इसका आंसर हमें सिंपल समझ में आया, देखो लिख दिया मैंने, डिक्रीज इट मास नंबर, मास नंबर 1 डिक्रीज होगा। देन नेक्स्ट करते हैं, टू विच ग्रुप ऑफ लॉन्ग पीरियडिक टेबल डू द हैलोजन एलिमेंट बिलोंग्स। ग्रुप 17 में जाता है, आप पीरियडिक टेबल खोल के चेक करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ आइसोलेटेड एटम्स। अब देखो इस सवाल का मैं एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये मैंने अपने दिमाग से दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि आइसोलेटेड आइटम्स ये थोड़ा सा मेरे लिए नया टॉपिक है यहाँ पर, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं भी दे नहीं पाऊंगा आपको, बट इसका आंसर जो है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कैल्शियम ऑक्साइड होगा। आगे देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज हाईएस्ट। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किसके लिए हाईएस्ट होगा। सो भाई HCl जो है ना, ये बंदा जब लिक्विड स्टेट में होता है सो सबकी पीछे कर देता है, सबको छोड़ता नहीं है। ये बहुत ही अच्छा हमारा ये है आपका इलेक्ट्रिकल, मतलब बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लिक्विड स्टेट में, तो आंसर इसका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज टू ड्राई द अमोनिया गैस। ये मैंने पिछले ही बताया P2O5, वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। द फार्मूला ऑफ रेड हेमाटाइट, रेड फार्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, आगे देखते हैं, विच वन इज द अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग 2 कार्बन आइटम्स। देखो 2 कार्बन आइटम्स, तो Mi यानी कि METH, मिथ हम लोग यूज़ करते हैं 1 कार्बन के लिए। 2 कार्बन के लिए जो हम लोग आपका प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो होता है ETH, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा इथाइल। देन आगे बढ़ते हैं, वॉन एलिन रेडिएशन बेल्ट फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब रेडिएशन बेल्ट कहाँ मिलता है, ये आंसर भी आप ही कमेंट करो, पहला चैप्टर का बहुत इजी क्वेश्चन है। विद द इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर द टेम्परेचर। आप भी बताओ भैया कि अगर आप ऊपर हाइट बढ़ता है, सो हाइट इंक्रीज, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर पे, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा कि इंक्रीज़ होगा। कॉमन सेंस की बात है, बताओ। ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ होता है, इसलिए तो ऊंचे इलाके पर जो जगह है वो ठंडा है। ट्रोपोस्फेयर का बात हो, ट्रोपोस्फेयर के बाहर नहीं जाना है, यहाँ पर सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही रहना है। इसीलिए जैसे हमारे जैसे बंगाल का लेते हैं, मैं जैसे बंगाल में रहता हूँ, सो बंगाल में हमें जैसे कोलकाता के साइड में, तो यहाँ पे गर्मी है, बट यहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम जाते हैं अगर दार्जिलिंग वगैरह की तरफ, सो वो जो एरिया है वो ठंडा मिलता है। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा हाइट के ऊपर है, सो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। यहाँ पर डिक्रीज़ आप लिख देना, ठीक है। चलो, राइट द नेम ऑफ गैस विच इंक्रीज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर।
कोई एक गैस का नाम बताना है जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड ही लिख दो, ये तो आपको पता ही उसके थ्रू होता ही होता है। देन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पीवी ग्राफ ऑफ बॉल्स लो, देखो आया ग्राफ ऑफ क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था सजेशंस में भी कि आएंगे, है ना, आ गया भाई। सो पीवी ग्राफ का नेचर क्या है, प्लीज़ कमेंट ऑन दी आंसर, ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है आपको, बहुत ही आसान, इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैंने आपको शायद बताया है, व्हाट विल बी दी वर्क डन इफ़ 1 कूलम चार्ज इज मूव्ड थ्रू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन कितना होगा 1 जूल। ठीक है, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में हमें कितना काम करना पड़ रहा है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस हमें मूव करने के लिए 1 कूलम चार्ज, सॉरी 1 मिनट, क्वेश्चन सिंपल है कि 1 कूलम चार्ज को हमें 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करना, वर्क डन कितना होगा 1 जूल होगा। आगे हो गया, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का क्या है, तो सोलर एनर्जी मतलब सूरज में, तो सूरज में आपको पता, जबान लड़खड़ा रही है, थोड़ा सा माफ़ करना उसके लिए। सो सोलर एनर्जी यानी कि सूरज में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ये मैंने बताया आपको, न्यूक्लियर फिजन होता है ना, फ्यूज़न नहीं होता वहाँ पे, न्यूक्लियर फिजन होता है। सो नोट डाउन इट। व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इतना, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ये जो एलिमेंट आपको दिया गया है इसका आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एक अल्फ़ा पार्टिकल हम निकाल देते हैं तो। सो एक अल्फ़ा पार्टिकल मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, हीलियम का, 2 हीलियम लाइक, है ना, एक हीलियम मतलब 2 हो गया, 2 हीलियम निकलता है, एक अल्फ़ा पार्टिकल मतलब 4 कम हो जाएगा एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है 92, तो 4 कम कर दो कितना हो जाएगा 88, बट वहाँ पे 1 मिनट, हाँ वो यूरेनियम ही नहीं रहेगा, बाद में एलिमेंट वो चेंज हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है बट उसका एटॉमिक नंबर 88 होगा। सो कितना कम होना वही पूछा है, एटॉमिक नंबर आपका 4 कम हो जाएगा, ओके, सॉरी 88 हो जाएगा, कितना होगा वो पूछ रहा था, ओके। आगे देखते हैं, एन अल्काली मेटल कौन सा है। सो पहला जो ग्रुप है हमारा वो अल्काली मेटल का है। सो उसमें अगर आप आओगे हाइड्रोजन लिथियम, नीचे आकर के बेरिलियम सोडियम कार्बन पोटाशियम, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। सो इसमें आंसर मुझे तो सिंपली लगता है कि पोटाशियम होगा पहले वाले का, ओके। देन एन आयन ऑफ द एलिमेंट दैट इंक्रीज रस्ट ऑन आयरन, और एक एलिमेंट का एन आयन जो कि रस्ट हमारा बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है भाई, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमाटाइट से, इसमें चारों में से 4 नहीं 3 ही बचा, तीनों में से कौन हमें हेमाटाइट से निकलता है, देखो हेमाटाइट से तो आयरन निकलता है Fe, ठीक है, हेमाटाइट का आंसर हो गया Fe, 3 का हो गया बी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास फ्लोरीन होता है, और एक अल्कली मेटल का हमने आंसर कर लिया है, वो हो गया पोटाशियम। अब ये जो आंसर हमारा बचा था 2 का, लास्ट एक क्लोरीन ही बचा, तो उसका आंसर क्या होगा, क्लोरीन ही होगा, है ना, वो मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने उसको क्या किया, बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा था। तो इस तरीके से भी सवाल को करने का काफ़ी अच्छा तरीका होता है, जो नहीं पता उसको छोड़ दो, जो आ रहा है उसको पहले करो। सो ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद जो लास्ट बचेगा वही आपका आंसर होगा, क्लियर है। ड्रॉ द लीविस डॉट डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ये तो आपको करना है भाई, लीविस डॉट डायग्राम बनाना है। तो व्हाट इज़ यूज्ड एज कैथोड इन द इलेक्ट्रोप्लाटिंग ऑफ सिल्वर ओवर ए कॉपर स्पून, यहाँ पर हम लोग जैसे उसमें पोटाशियम और साइनाइड लेते हैं, यहाँ पर सिल्वर कुछ करके मैं दिखा देता हूँ इसको आपको, इसका सिंबल, बेसिकली सिंबल ही पूछा जाता है आपका, इसका आंसर देखता हूँ आपको, सिंबल नहीं सॉरी फार्मूला पूछा जाता है। नेम ए मेटल विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो ये क्वेश्चन हमने पिछले सेट्स में भी किया है ना, क्या था वहाँ पे शायद आर्सेनिक या टिन, मैंने एक आपको बताया था। सो प्लीज़ यहाँ पर नोट डाउन कीजिए उस चीज़ को। व्हाट इज़ एनोड मड, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। एनोड मड क्या है, नेस्लर रिएजेंट क्या है, ये आपका क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, ये हम लोग बताएंगे आपको ऑर्गेनिक जब पढ़ाएंगे अभी। तो व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन H2S गैस पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, क्या बनेगा, ये भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन N2 गैस रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम मेटल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, कौन सा कंपाउंड बनेगा जब हम लोग नाइट्रोजन गैस को रिएक्ट कराएंगे। देखो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो इनऑर्गेनिक के हैं, और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चंस ऐसे ही आप बताना मज़ा नहीं आएगा, उसके लिए आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना होगा पहले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 1 यूज़ ऑफ PVC, ये भी वही है। PVC हमारा एक तरह का पॉलीमर है। सो पॉलीमर का आपको यूज़ जो है वो तो ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, उसके लिए तो आपको वो चीज़ पढ़ना होगा, ठीक है। राइट द IUPAC, देखो ये फिर से आ गया प्रोपानॉल जो पिछले सेट में था। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर, ओह
इनका एक आइसोमर का स्ट्रक्चर। अब आइसोमर आप पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि इसके आइसोमर का स्ट्रक्चर क्या होगा। सो मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट होने वाला है आपको, ठीक है। सो वेट करो इन सारी चीज़ों के लिए, थोड़ा सा वेट करो, मैं 1 से 2 दिन में ही ले आता हूँ। बस थोड़ा यार दुआ करो सेहत वगैरह ठीक रहे। काफ़ी परेशान हो जाता हूँ मैं ठंड में, सर्दी खांसी पीछा छोड़ती नहीं मेरा, ठंड का एकदम बहुत मजबूत साथी है मेरा ये, क्या कर सकते हैं। देखो नीचे अब 2 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्किप करते हैं फिलहाल के लिए, हम लोग अपने लास्ट सेट की तरफ आगे बढ़ेंगे अभी। व्हाट इज़ मीथेन हाइड्रेट, ये आपको पता है। फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज मेड डबल एंड द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, देन व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। सो न्यूमेरिकल्स वगैरह है, इनको हमें करना होगा अच्छे से। सो वेट, हम लोग वही मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट की तरफ, जो कि लास्ट सेट। देखो जल्दी निपटाते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गए ऐसे भी। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बताया मैंने, इसका आंसर क्या होगा, मेसोस्फेयर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP। सो 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा। सो भाई हमें पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। तो 2 मोल का इसका डबल कर दो, 48 पॉइंट बोलो 48 नहीं 44.8 लीटर होगा, ठीक है। जो कि आंसर होगा इसका ये ऑप्शन नंबर ए, 48.4 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, जो कि है नॉर्मल स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये 0.089, देखो ऐसे 0.09 होता है। सो 0.09 ग्राम पर लीटर होता है डेंसिटी हाइड्रोजन का। अब इसके सबसे करीब में हमारे पास 0.089 ऑप्शन में, इसलिए यही इसका आंसर होगा। हो सकता है आपको एग्जाम में अगर दे तो 0.09 ऑप्शन में रह सकता है। सो ये भी आप मार सकते हो अगर ये ऑप्शंस में है तो, नहीं है तो 0.089 ही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, जो कि हमें सिंपली ये बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल में 373 होता है। एंगल ऑफ डिविएशन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। सो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में गया है तो सिंपल सा बात है, मैंने लॉजिक आपको पहले भी समझाया। ये क्या होगा आपका, सिंपली ये हमारा डेंसर से जब रेयर में आएगा तो नॉर्मल से क्या होना है, इसको नॉर्मल से दूर जाना है, दूर जाएगा नॉर्मल से। सो नॉर्मल से दूर जाएगा तो क्या होगा, उसका स्पीड जो मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो वो बढ़ेगा। इसलिए हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन कैसे निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंट करके, ठीक है। आगे देखते हैं, विच कलर होगा वहाँ पर, मेरी फिंगर से थोड़ा सा लग गया, छुप गया बेचारा। विच कलर डेविएट्स मैक्सिमम इन डिप्रेशन बाय प्रिज्म, जिसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जो कि है रेड कलर। ये क्या आ गया भाई, सॉरी। देखो एक कंडक्टर कैरीज 50 कूलम, कंडक्टर जो है वो कितना चार्ज कैरी करता है, आपका 50 कूलम चार्ज है उसके पास, वो भी 5 सेकंड में। तो करंट पूछा है, सबको पता है I = Q/T होता है। फार्मूला पुट करो यहाँ पर, वैल्यू 50/5 डिवाइड करोगे 10 आंसर आएगा, यानी कि 10 एम्पेयर जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सॉरी 5 1 जा 5, हाँ 10 होगा, यहाँ पे 5 गलत मार्क किया हुआ, 10 एम्पेयर आंसर होगा। भाई तू कहाँ चला गया, ठीक है देख लो। सो देखो विच वन इज ए ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल। सो वो आपका होता है N2 गैस, N2 गैस जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। C2, विच मेटल इज कोटेड इन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, ये जिंक लेते हैं हम लोग, आयरन का गैल्वेनाइजेशन के लिए हम लोग जिंक लेते हैं। 1.13 क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज यूज टू ड्राई P2O5। वाह कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का आंसर याद हो गया कि P2O5 हम लोग यूज़ करते हैं आपका एज अ ड्राइंग एजेंट, किसका, H2S का। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 एंड अल्मोनियम इन थर्माइट मिक्सचर, ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है आपका। सो थर्माइट मिक्सचर में इनका रेशियो जो होता है 3:1 का होता है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसीटोन इज, एसीटोन में देखो एसीटोन में कीटोन होता है फंक्शनल ग्रुप, ओके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही होगा, जो कि अच्छे से दिया नहीं गया है। जो कीटोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है आपका, है ना। यहाँ पे भी एक अल्काइल ग्रुप होता है, और इधर आप मान लो R' या R1, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। एसीटोन का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। एसीटोन होता है आपका CH3 C+O CH3, ये हो गया एसीटोन, ठीक है। सो यही आपका बीच वाला जो ग्रुप है कीटोन है। सो एसीटोन में कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन, इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप ऑफ, वो तो हो गया। आगे देखते हैं, व्हाट इज पावर अल्कोहल।
इसके लिए आपको आंसर पूरा देखना होगा, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। कन्वेक्शन करंट इन एयर एंड स्टॉर्म्स आर सीन इन विच गैस वर्क एज सन स्क्रीन। कन्वेक्शन करंट एंड स्टॉर्म्स आर सीन इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका आंसर बहुत सिंपल है, ट्रोपोस्फीयर हो गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट फॉर आइडियल गैस। अब वैल्यू पूछा है आपसे, वाह बहुत अच्छी बात है। तो प्रेशर कोएफिशिएंट के लिए वैल्यू आप, हाँ ये जाके लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने बता रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। व्हाट इज़ द कॉमन कांस्टेंट इन बोथ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स और चार्ल्स लॉ में कौन सा कॉमन कांस्टेंट है, तो मास है दोनों में कॉमन कांस्टेंट, दोनों ने ही मास कांस्टेंट रखा है। राइट डाउन द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। लिख लो भाई लिख लो। विच इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बिटवीन रियल गैस एंड अपरेंट एक्सपेंशन। इनहेरेंट प्रॉपर्टी, विच इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। इनहेरेंट मतलब उसका खुद का प्रॉपर्टी क्या है, रियल एक्सपेंशन या अपरेंट एक्सपेंशन। सो भाई उसका तो रियल एक्सपेंशन ही है, उसका खुद का प्रॉपर्टी। अपरेंट जो जाहिर हो रहा है उससे अपने को क्या लेना देना है। फॉर विच प्रॉपर्टी द लाइट ऑफ स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू इन डे टाइम। सो देखो वो जो ब्लू दिखाई देता है, वो ब्लू हमारा दिखाई देता है स्कैटरिंग की वजह का। तो प्रोसेस का नाम लिख लो स्कैटरिंग, SCATTERING, स्कैटरिंग। व्हेन डज ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। ये हमने इमेज फॉर्मेशन में बताया आपको, लास्ट जो 6 होता है। कॉन्वेक्स लेंस कब बनाता है वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग बनाते हैं, इसमें होता है क्या, कॉन्वेक्स लेंस से हमारा ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा आपका फोकस है। तो जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम इमेज रखते हैं, तो इस केस में जो इमेज बनता है वो मिरर के दूसरे जानिब बनता है, यानी कि आपका क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज। तो ये केस है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स लाइक ए, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। ऐसे ही बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स लाइक ए कॉन्केव लेंस। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर। व्हाट इज़ द यूजुअल कलर ऑफ अर्थिंग वायर। अब यूजुअल कलर क्या है अर्थिंग वायर का, बताओ, मुझे भी याद नहीं, मैं बता देता हूँ। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर का प्रॉपर्टीज़ बताना है भाई। फ्यूज़ वायर का प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, पहले भी ये क्वेश्चन था, मैंने स्किप किया था शायद। सिंपल है, उसको मतलब पतला ही तार लेते हैं फ्यूज़ वायर में, ताकि क्या है देखो, अगर ज़रा सा भी उसको इलेक्ट्रिसिटी मिले तो वो मेल्ट कर जाए, मेल्ट करने से वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ पे रोक दे उस जगह के लिए। ऐसा आपका रूम में अगर फ्यूज़ लगा है, सो वहाँ पे फ्यूज़ का जो वायर बहुत पतला होता है भाई, ताकि अगर ज़रा सा भी उसको हीट मिले, बहुत ज़रा सा भी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ता है वोल्टेज, सो वहाँ पे मेल्ट करके वहाँ पे करंट का सप्लाई रुक जाता है, जिसकी वजह अगर क्या होगा, हमारा बाकी सारी चीज़ें नुकसान होने से बच जाएगी। सिंपल है। विच रेडियो एक्टिव रे हैज़ नो चार्ज। कौन सा रेडियो एक्टिव रे के पास कोई चार्ज नहीं होता। सिंपल है, गामा रे के पास कोई चार्ज है नहीं। मेटल एक्सट्रैक्शन, आगे आते हैं भाई। तो कहाँ चला जा रहा है बार बार। ट्रू फॉल्स। फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। हाँ, पहला पीरियड को तो वेरी शॉर्ट पीरियड ही बोलते हैं, ट्रू है। व्हाट इज़ नॉटी एलिमेंट। नॉटी एलिमेंट किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन को बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास अल्कली मेटल का भी प्रॉपर्टी होता है और साथ में हाइड्रोजन का भी प्रॉपर्टी होता है, इसलिए इसको नॉटी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल यहाँ पर। विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियडिक टेबल। तो फ्लोरीन के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल ऑफ हीलियम। हीलियम के लास्ट सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ही है, और क्या बताओ, तो 2 ही है। नहीं, बताओ जल्दी। हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 होता है, बेचारा का पहले ही सेल में दोनों है, तो उसका लास्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आगे आते हैं। विच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू विच एनर्जी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में हमारा कन्वर्ट होता है। सो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। सही बोला कि गलत, बताओ तो, सोचा कि नहीं। वो सही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, सो आगे राइट ट्रू फॉल्स में। आयंस आर चार्ज कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर में क्या आयंस जो है वो चार्ज कैरियर है। सो देखो, सॉलिड कंडक्टर में आयंस चार्ज कैरियर है, बट वो अगर लिक्विड स्टेट में रहेगा तभी ना, कि मोल्टन स्टेट में रहेगा तभी वो कैरी कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ तो सोच लिए। सिंपल सी बात है भाई, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स, क्योंकि आयंस आपको मिलेंगे कब, जब वो हमारा मोल्टन स्टेट में होगा। सॉलिड कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है वो सिंपली हमारा कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है।
जो फ्री इलेक्ट्रॉन से वो हमारा चार्ज कैरियर होता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स में, ये हो गया हमारा फॉल्स। अब अगर ऑयल ऑफ विट्रोल की हम बात करते हैं तो ऑयल ऑफ विट्रोल जो होता है वो हमारा होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को ही ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, अच्छा ऑफ है, आगे देखते हैं सवाल में ऑफ क्या बोल रहे हैं। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का होता है 0.905 GMS। फिर से लिख देते हैं 0.905 GMS। आई होप सो कि सारा सोल्यूशंस आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो लेक्चर आपको, ठीक है। और आवाज़ अगर ख़राब लगी हो तो फ़िलहाल उसको इग्नोर कीजिए कुछ समय के लिए। उम्मीद है बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगी आवाज़ मेरी, और मैं बहुत जल्द अभी आपको फेस टू फेस फिर कैमरे पे खड़ा होकर पढ़ाऊँगा। सो आज मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, जितना MCQs था और 1 मार्क्स ट्रू फॉल्स से फिल इन द ब्लैंक्स जो भी था उसको ही सिर्फ मैंने सॉल्व कराया। सो अगर कहीं पे कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन अगर छूट गया हो इस वजह का जल्दी पे, सो उसको आप कमेंट कीजिए। और जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला है जिनका आंसर, उसको आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं बहुत जल्द ही, अभी तो कोई डेट आपको फाइनलाइज़ नहीं कर सकता, बट कोशिश करता हूँ बहुत जल्द आपको 2 से 3 दिन में ही जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, यानी कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स के, उसको मैं आपको जल्द से जल्द सॉल्व करा पाऊँ, ठीक है। सी तो मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है, बट बात वही है कि सिचुएशंस कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होते ना, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फ़िलहाल समझ रहा हूँ आपके एग्ज़ाम्स है और आपकी एग्ज़ाम्स है, मुझे भी इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन है कि भाई मैं आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट जो टेस्ट पेपर्स वगैरह वो ज़रूर सॉल्व करा पाऊँ। सो कोशिश मेरी यही है और उम्मीद है कि ये मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा पाऊँगा विद इन टाइम। तो ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वही बात है, आपको पुरानी वाली कील है, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये न्यू विजिटर है चैनल पे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, उनके भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ओके देन, टेक केयर, टिल देन, गुड बाय। विल कैच अप वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टाटा, थैंक यू।